नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज की शुरुआत, जिसमें हम सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गणित और रीजनिंग से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी, जो आपको रोजाना दोपहर 1 बजे मिलेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक और व्याख्या सहित हल करेंगे। और यदि यह वीडियो आप कंटिन्यू देखते हो तो ये 20 में से 20 नंबर आपके कन्फर्म कर सकते हो। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले हम 15 क्वेश्चन गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साबित होने वाले हैं उनको हल करेंगे और उसके बाद में अंतिम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 700 रुपये की एक वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं, और समतुल्य बट्टा निकालने का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो 700 रुपये की वस्तु है, यहाँ पे हमें 100% नहीं मानना है, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है या वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है, और अंकित मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 700 रुपये की ये है वस्तु, ठीक है। अब इस पर पहली छूट दे रहा 20% की। क्रय मूल्य 100% होता है और उस पर 20% की छूट देगा तो उसका कितना बचेगा, 80% बचेगा। 100 में से 20 की छूट दे दी, 80% बच जाएगा। अब यह बोल रहा है कि उसके बाद में 10% की और दे रहा है, तो 10 की ओर दे रहा तो उसका कितना बचेगा, 100 में से 10 कटा देंगे तो 90% बचेगा। अब इसे सरल कर लो, क्या आ जाएगा, उस वस्तु का 2 छूट देने के पश्चात विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0, इस 0 से यह 0, 1 और 2 0 बचे हैं तो 1 और 2 0 काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 9 × 8 × 7। तो 9 को 8 से गुणा करेंगे, कितने होंगे, 9 × 8 = 72। 72 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 504। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 504 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी उसी प्रकार करना है जिस प्रकार अभी अभी हम एक क्वेश्चन करके आए हैं। उसमें छूट दी थी तो हमने क्या किया, कम किया। यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो हम 100% में बढ़ा देंगे। वर्तमान जनसंख्या भी कितनी होती है, 100% होती है, और कितनी दी गई है, 20,000 दी गई। पहले वर्ष ये बढ़ रही है 20%, 100% है और 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 120% बट्टे 100। उसके बाद में ये 30 और बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 130 और बट्टे 100। यहाँ पे यदि कमी होती, जैसे 20% की कमी होती तो हम 100 में से 20 घटा देते, 80 कर देते। 30% की कमी होती तो 100 में से 30 घटा देते, 70 कर देते। परंतु दोनों और वृद्धि है तो वृद्धि कर दी हमने। 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, 1 और 2 0 से 1 और 2 0 काट दिया। 13 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156। 156 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 312। और 2 के बाद में कितने 0 बचे, केवल 2 बचे, तो केवल 2 0 उतार दो तो कितना हो जाएगा, 31,200 क्या हो जाएगी, उस शहर की 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या हो जाएगी बढ़ने के बाद में 31,200। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 11, 23 तथा अक्ष का औसत 40 है तो अक्ष का मान क्या होगा। औसत से संबंधित प्रश्न सेना भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और अन्य सभी परीक्षाओं में भी औसत का क्वेश्चन लगभग, जिसमें गणित का टॉपिक आता है उसमें औसत का क्वेश्चन आता ही है। तो औसत का सीधा सीधा सूत्र होता है राशियों का योग बटा संख्या। तो योग कितना है, योग करना 11 + 23 + एक संख्या और क्या है, अक्ष है, बट्टे कितनी संख्या हो गई, 1 2 और 3 संख्या हो गई, बराबर दिया गया है औसत 40, ठीक है। यह 3 इस और भाग में पक्षांतरण कर देंगे तो गुणा में
11 और 23 कितने हो जाएंगे 34 प्लस अक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120। अब ये 34 इस और अक्स के प्लस में पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में, और 120 में से 34 घटाएंगे तो कितने आएंगे 86। तो अक्स का मान कितना आएगा 86 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरियां बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी इसे कर सकते हो आप। तो 25 टोकरियां कितने दिन में बुन रही है 35 दिन में, तो एक टोकरी में कितने दिन लगेंगे 35/25। तो 110 में कितने लगेंगे 110 से गुणा करवा देंगे। 5 से 35 7 बार कटेगा और 25 5 बार कटेगा, और 5 का भाग 110 में कितनी बार जाएगा 22 बार। 22 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 22 सत्ते कितने होते हैं 154 होते हैं। तो 110 टोकरियां बुनने में उसे 154 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी का भोंपू 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार बजता। 1 बजे 1 बार बजेगा, 2 बजे 2 बार बजेगा, 3 बजे 3 बार बजेगा, और इसी प्रकार ये कंटिन्यू बजता पूरे दिन में। जितनी बजती है ये उतनी बार बज जाएगा। ठीक है, 7 बजे की तो 7 बार बज जाएगा, 10 बजे की तो 10 बार बज जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगा। ठीक है, तो एक दिन में सामान्य तौर पर देखें तो 24 घंटे होते हैं, परंतु दीवार घड़ी में 24 नहीं होते। ठीक है, दीवार घड़ी में केवल कितने घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं, और उसके बाद में और 12 घंटे होते हैं, पुनः 1 से शुरू हो जाती है ये। तो 12 तक आधे दिन में ये कितनी बार बजेगा, तो 1 से लेकर 12 तक की आपकी कंटिन्यू संख्याओं का योग करना है। तो ये क्या हो जाएगी 1 से लेकर 12 तक क्या हो जाएगी प्राकृत संख्याएं सभी, और इनका आपको करना है योग। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, आपको बार बार बताया गया भी है। n क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेकर कितनी तक संख्या दीवार घड़ी में 12 है, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 13 बट्टे कितना हो जाएगा 2। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और 13 छक्के कितने होंगे 78। 78 बार बजेगा कितनी देर में 12 घंटे में, परंतु एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। ध्यान रखना 12 घंटे नहीं होते। ठीक है, तो 12 घंटे में यदि ये 78 बार बजेगा तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगा 78 को 2 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 156 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 8 है तथा 3y बराबर 4 प्लस 4 x को हल करने पर x तथा y के मान होंगे क्रमशः। ठीक है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, इसमें दो है, एक तो x है और एक y है। ठीक है, पहला समीकरण सीधा सेट किया गया है कि 2x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को उसके नीचे सेट करना। ठीक है, तो यह 4x इधर है सामने वाले पक्ष में, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4x, और 3y अपनी जगह रहेगा तो +3y, और बराबर इस 4 को उसी ओर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना होगा, इसे सरल करने के लिए दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना होगा। या तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 करने होंगे, या फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 करने होंगे। दोनों में से एक काम करना होगा। तो 2 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, तो ऊपर वाले पूरे समीकरण को हम क्या कर देंगे 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4x प्लस के y के साथ कुछ नहीं है, एक है तो 2y हो जाएगा, 2 से गुणा करवाएंगे बराबर 8 को 2 से करवाएंगे तो 16। अब हमें क्या करना दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो ये -4 है, ये +4, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5y बराबर कितना हो जाएगा 16 और 4 20। 5y बराबर 20 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 20/5, अर्थात 5 चौके 20। y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का मान हमारे पास निकल कर आ गया 4। किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दो तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया पहले समीकरण में, इसमें 2x अपनी जगह हूबहू रहेगा और y की जगह में क्या रखना 4 बराबर 8। यह 4 इस और प्लस का पक्षांतरण कर देंगे माइनस का, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार।
तो x का मान 2 आएगा और y का मान 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। या तो ये 35 मीटर पहले पहुंच जाता है जब दूसरे की 35 मीटर कम रहती है उसी समय, या फिर ये 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है। तो ए कितनी देर में ये दौड़ पूरी करता है, ठीक है। अब देखिए बी को 35 मीटर 35 मीटर कम रह जाती है, ठीक है, और वह 35 मीटर कवर करने में बी कितना समय लेगा, 7 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। तो बी 1 मीटर कितने सेकंड में करेगा, 7/35 में, ठीक है। तो बी पूरी 200 मीटर की दौड़ कितने में करेगा, 200 से गुणा करवा देंगे, 7 एकम 7 और 5 सत्ते 35, 5 बार कटेगा और 5 का भाग 200 में 40 बार। तो बी को यह 200 मीटर की दौड़ करने में 40 सेकंड का समय लगेगा। अब ए 7 सेकंड से बी को हरा देता है, मतलब 7 सेकंड ए को कम लगती है, तो 40 में से 7 घटा देंगे तो ए को कितनी लगेगी, 33 सेकंड लगेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। चाहे समबाहु षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे समबाहु चतुर्भुज हो, कितनी भी भुजा दी गई हो, ऐसी स्थिति में आपको अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का मान ज्ञात करना आना अनिवार्य है। तो पहले हम बाह्य कोणों की बात करते हैं कि इसके बाह्य कोण का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और जब भी हम 360 में जितनी भी भुजा दी गई होती है उसका भाग देते हैं, तो उस जो बहुभुज दिया गया है, सम बहुभुज दिया गया है, उसके बाह्य कोणों का मान आएगा। जैसे हमारे पास अष्टभुज है तो 8 का भाग देंगे, ठीक है, और 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32 और 5 चौके 40, 45 बार। तो इस जो समबाहु अष्टभुज है इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अंतःकोण नहीं आया अभी तक। यदि आपसे बाह्य कोण पूछा जाए तो बाह्य कोण का मान आ रहा 45 डिग्री। अब आपको अंतःकोण हमेशा ध्यान रखना, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस 45 डिग्री को हम 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा अंतःकोण, जो कितना आएगा, 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चाहे कोई भी आए, सम षष्ठभुज हो, सम अष्टभुज हो, कितनी भी भुजा हो, इसी प्रकार हमें सरल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र आप सभी को पता है, क्या होता है, 2πr होता है, बराबर दिया गया है 88, ठीक है। अब इसे हम सूत्र में ही सरल कर सकते हैं आधा तो, परंतु हम इसे पूरा ही सरल करेंगे, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू क्या दिया गया, आर नहीं दी गई है, हमें ज्ञात करनी है, बराबर 88। जो त्रिज्या के गुणा में है वो भाग में जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, ठीक है। गुणा में क्या है, 22 है और 2 है, 22 दूने कितने होते हैं, 44 होते हैं, तो भाग में चला जाएगा 44। भाग में क्या है, यहाँ पे 7 है तो 7 चला जाएगा गुणा में। 44 का भाग 88 में 2 बार, 7 दूने कितने हो जाएंगे, 14, तो कितनी होगी, त्रिज्या होगी 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% की अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा, ये लो आ गया समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन। समतुल्य बट्टा की बात हमने कल वाले वीडियो में भी की थी, आज के पहले 2 क्वेश्चनों में भी की थी, और अब ये समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन भी आ गया कि हमारे पास अंकित मूल्य या क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 100% है, इस पर यह पहले छूट दे देता है 30% की, 100% की छूट देता है तो कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। अब ये 70 रुपये में बेच रहा है, परंतु ये बोल रहा है कि त्यौहार आ गया, मान लो दीपावली आ गई, होली आ गई, जो भी त्यौहार के कारण ये 10% एक्स्ट्रा छूट दे देता है। तो अब यह 100% है और इस पर 10% देकर कितना हो जाएगा, 90% बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 1 और 2 0 से 2 0, क्या बचा, 7 और 9, 9 सत्ते 63। अब यह क्या करेगा, इसे 63% में बेचेगा, जबकि मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 100%, तो छूट कितनी दे दी, 100% मूल्य था, 63% में बेच रहा है, तो 100 में से 63 घटाएंगे तो 37% की इसने छूट दे दी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 माइनस 60 का मान क्या होगा। सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के नियम आपको ध्यान होने चाहिए। किस प्रकार, जैसे माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। यदि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब जब दोनों और एक जैसे निशान दिए गए हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो भी प्लस होगा। यदि माइनस प्लस है अलग अलग है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस है अलग अलग है तो माइनस होगा। एक जैसे निशान आए तो प्लस होगा, अलग अलग निशान आए तो माइनस होगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया गया, 60 माइनस दिया गया और कोष्टक के अंदर और माइनस दिया गया, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 60 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 120 होंगे। माइनस के नहीं होंगे। माइनस के कब होते हैं, जब यह 60 भी माइनस का होता और ये अंदर वाला 60 भी माइनस का होता। ऐसी स्थिति में क्या हो जाते हैं, माइनस के 60 120 हो जाते। ठीक है। और यहाँ पर निशान होता प्लस का। और जीरो भी नहीं होंगे, जीरो तो 60 में से 60 घटाने पर होगा। माइनस के 60 भी नहीं होंगे, प्लस के 120 होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो फर्श का परिमाप पूछा, क्षेत्रफल पूछा, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो सीधा सा फर्श आयताकार है। चौड़ाई लंबाई की 3 गुनी है। ठीक है। सॉरी, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई अक्स है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 अक्स हो जाएगी। मान लेते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे वहाँ मान लेना चाहिए। ठीक है। अक्स है तो ये 3 अक्स हो जाएगी। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई दी गई अक्स, लंबाई दी गई 3 अक्स, गुणा करवा देंगे, बराबर दिया गया है क्षेत्रफल 12। तो अक्स को अक्स से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अक्स स्क्वायर बराबर 12। यह 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो अक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 2। और अक्स क्या मानी है हमने, चौड़ाई मानी है। तो चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 3 गुणी 3 अक्स, 3 दूने 6। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई 6, चौड़ाई 2 है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 2, चौड़ाई 6, कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8, और 8 दूने 16, तो उसका परिमाप हो जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो वह धन कितना होगा। यदि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया गया है तो वह हमेशा किसके बराबर होता है। ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का ब्याज, इनका अंतर हमेशा आर स्क्वायर बट्टे 100 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर बट्टे 100 के बराबर होता है। आर क्या होती है, यहाँ पे दर, दर का स्क्वायर कितना होता है, 64 बट्टे 100। अर्थात हम कह सकते हैं 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट, 0.64% के बराबर होगा। क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और जो कि दिया कितना गया है, 768 रुपये। ये किसके बराबर है, 0.64% के बराबर है। और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है, तो 100 से गुणा करवा लेंगे। 2 से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा दो और 2 जीरो और लगा दो। ठीक है। अब इसका भाग देना है, कितनी बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा ये 12 बार। और 12 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। इसका राइट आंसर, वह धन कितना है, 1,20,000 आएगा। और ये बात ध्यान रखना, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, आर स्क्वायर बट्टे 100 के बराबर होता है। ये बार बार काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का सूत्र आप सभी को पता है, समुंदर बट्टे 100 होता है। समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टे 100। ठीक है। समय दिया गया है, कितना दिया गया, 18 माह। अब 18 माह है, वर्ष में नहीं है। दर क्या दी गई, वार्षिक दी गई है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 18 महीने का मतलब हो जाएगा 18 बटे 12 माह, इंटू मूलधन दिया गया 2,000 और इंटू दर दी गई है 6,
और दर बट्टे क्या करना है हमें 100, 6 एकम 6 और 6 दूने 12, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 2 से 20 कितनी बार कटेगा 10 बार। 18 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180 रुपये। क्या आएगा ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे 5। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री का है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उस हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसका एक कोण और दे दिया इसने 35 डिग्री, तो ये तीसरा कोण कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक कोण 90 हो गया, एक 35 हो गया, तो कुल मिलाकर दो कोण कितने हो जाएंगे 125 डिग्री हो जाएंगे। और तीनों कोण कितने होते हैं 180, तो 180 में से 125 घटा देंगे, कितने बचेंगे 55 डिग्री का बचेगा जो लास्ट का कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित है। पर्सनल टॉपिक दिया गया है आपके सेना भर्ती परीक्षाओं में ब्लड रिलेशन का। तो क्या क्वेश्चन है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की एक लड़के के बारे में बोलती है कि वह मेरे चाचा के पिता। अब यहाँ से लाइन को ध्यान से पढ़ना, मेरे चाचा के पिता। अब मेरे चाचा के पिता या मेरे पिता के पिता क्या होंगे, जो मेरे चाचा के पिता होंगे वही मेरे पिता के पिता होंगे, और जो चाचा के पिता या पिता के पिता है वो क्या होंगे मेरे दादाजी होंगे। तो इस लाइन को छोड़ दो और हमें ये बोलना है कि लड़की कहती कि मेरे दादाजी की बेटी, और दादाजी की बेटी क्या होगी पिता की बहन होगी, और पिता की बहन क्या होगी बुआ होगी, तो वह मेरी बुआ का बेटा है। अब लड़की का कहने का मतलब क्या है कि वह लड़का मेरी बुआ का बेटा है, तो बुआ का बेटा क्या होगा भाई होगा। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़का उस लड़की का भाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 16, 25 और आगे उसमें 8वां पद ज्ञात करना। इसके अगला नहीं करना, 8वां पद है। तो इसमें किस प्रकार का संबंध दिया गया है, हमें संबंध देखना। अंतर के आधार पर तो कोई संबंध दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हम ऐसे ही संबंध देख रहे हैं इसमें किस प्रकार। ये एक है, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो 5 तक तो आगे कंटिन्यू स्क्वायर कर रहा, तो 8वां पद मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आगे वाला पद आ जाता 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनना है आपको। 3 शब्द इससे बनाए जा सकते, एक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है और नीचे जो दिए गए उन शब्दों को हम देखते हैं। पहला दिया गया EAGER, देखिए इसमें ई भी है, ए भी है, जी भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ई भी है, इसमें भी ई 2 बार, इसमें भी 2 बार है, और आर भी है, ठीक है। सभी है तो ये तो बनाया जा सकता है। फिर SEA अभी देख रहा है, एस भी है, ई भी है और ए भी है, इसे भी बनाया जा सकता है। फिर दिया गया GATE, जी भी है, ए भी दिया गया है, टी है, ई है, ये भी बनाया जा सकता है। लास्ट का अक्षर क्या है, लास्ट का शब्द है NATION, नेशन है, ठीक है। तो एन इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, टी भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, परंतु इसमें एन पुनः आ गया, 2 बार एन है, इसमें केवल एक ही बार एन है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात करना होगा। आपको एक शब्द इनमें से किसी प्रकार अलग है, उस अलग शब्द को बताना होगा। जैसे भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण करना। देखिए भेद का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। भेद अंतर, हम 2 वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों की या 2 से अधिक व्यक्तियों की आपस में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। पृथक करने का मतलब भी कुछ न कुछ हम नियम के अनुसार उसे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं या अलग अलग काम में बांट देते हैं। वर्गीकरण का मतलब भी अंतर ही होता है, ठीक है, वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। परंतु बिखराव का मतलब ये नहीं हो, बिखराव का मतलब सीधा सीधा बिखेरना होता है, उसमें कोई नियमबद्ध तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए, ठीक है, एक दर्पण रखना आपको,
और घड़ी 5:40 का समय दर्शाए तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब के समय का योग हमेशा 12 होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं 11:60। 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास समय दिया गया है उसे हम 11:60 से घटाते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाता है, और यदि दर्पण प्रतिबिंब के समय को 11:60 से घटाते हैं तो वास्तविक समय आ जाता है। वास्तविक समय 5:40 दिया गया तो 5:40 इसमें से घटा देंगे, 60 में से 40 घटाएंगे 20, और 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो दर्पण में वो समय कितना दिखेगा, 6:20 दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने सही हुए पहले से, और रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह भी बताना कि यह सीरीज़ आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।